बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन की हिस्ट्री, दुनिया किस तरह से चेंज हुई। जब हम नियर पास्ट को देखते हैं, यानी नियर पास्ट से मुराद है कि पिछले कोई 150-200 साल, तो मिड सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पूरा यूरोप चेंज हो गया, उसकी वजह से पूरी दुनिया चेंज होगी। तो वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, उसका ये नहीं था कि दुनिया एकदम से डबल हो गई, पॉपुलेशन डबल हो गई या लोग बढ़ गए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी मादनियाँ जो उससे पहले अवेलेबल थी लेकिन लोगों को पता नहीं था या लोगों ने निकाली नहीं थी, तो नई नई मादनियात निकलना शुरू हुई और मादनियात जो माइनिंग का बिज़नेस था वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। और माइनिंग के बिज़नेस के बूम की वजह से इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, उसको जो प्रोसेस करने का प्रोसेस था, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो आगे डिफरेंट चीज़ें उनसे बनती थी। जैसे कि अगर आप स्टील को लें तो जब स्टील नहीं आया था तो स्टेनलेस स्टील से पहले लोग या तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे या पित्तल, तांबा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे जो कि डेंजरस धात होती थी, जैसे पित्तल वगैरह। तो स्टेनलेस स्टील के आने से एकदम से स्टेनलेस स्टील की वजह से जो बिज़नेस बढ़ा और जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उससे लोगों की इनकम बढ़ गई। लोगों की इनकम बढ़ी तो उनकी बढ़ी हुई इनकम जब स्पेंड उन्होंने की दूसरे जगहों पे, तो उन लोगों की इनकम बढ़ी। तो इसी तरह का इम्पैक्ट मिड 18th सेंचुरी में आया। जब माइनिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया, बिज़नेस बढ़ा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग तो वही थे, फिक्स थे, नंबर ऑफ़ पीपल फिक्स थे। तो जब जॉब बढ़ी तो उनको ये प्रॉब्लम हुई कि अब इन बढ़ी हुई जॉब को कौन करेगा। एक तो उनकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ी तो उन्होंने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ज़्यादा खर्च किया तो जिस जगह भी वो खर्च करते थे, जैसे वो ग्रॉसरी ख़रीद रहे हैं, फ़िल्म देखने चले गए हैं, जैसे कपड़े ख़रीद लिए हैं तो शूज़ ख़रीद लिए हैं, मकान बनाना शुरू किया, तो जिस जगह पर वो बढ़ी हुई सैलरी को खर्च करते थे तो उन जगहों पर भी इनकम उन लोगों की बढ़ जाती थी। जैसे मैंने अगर ग्रॉसरी लिया तो ग्रॉसरी वाले की इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ी तो उसने शूज़ खरीद लिए, शूज़ वाले की इनकम बढ़ गई, शूज़ वाले की इनकम बढ़ी तो उसने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चला गया, उसकी इनकम बढ़ गई। तो इस तरह से ओवरऑल जो माशरे में लोग जो चल रहा होता है सर्कल, वो इंक्रीज़ कर देता है। एक बंदे की इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होती है और वो दूसरों की इनकम को बढ़ने में भी मदद देती है। तो इस तरह से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुई तो लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हो गई। इनकम बढ़ी तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो गया। अब जॉब जो ज़्यादा अवेलेबल थी और लोग कम थे, तो अब उन्होंने सोचा, यूरोपियन लोगों ने, कि क्यों ना हम लोग औरतों को भी काम पे लगा दें, औरतें भी काम करें। इससे पहले औरतें घरों में रहती थी, मर्द काम करते थे और वहाँ का जो मुआशरा था वो उसी तरह से चल रहा था जिस तरह से अभी हमारा इस्लामी मुल्कों में चल रहा है। इसी तरह की रस्म रिवाज होती थी, लेकिन मतलब फहाशी का जो कंसेप्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो इस तरह से नहीं था, तो उनकी सिविलाइज्ड माशरत थी। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन आया, जॉब बढ़ी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना औरतों को घरों से निकाला जाए, ये भी मर्दों के शाना बिशाना काम करें और उन बढ़ी हुई जॉब को फुलफ़िल करें। तो अब जब औरतें घरों से निकली और काम करना शुरू कर दिया मर्दों के साथ, तो वहाँ पे वो फिर जो मिक्स गैदरिंग हुई तो वहाँ पे कुछ सेक्सुअल रिलेशंस भी उनमें कायम हुए जो कि फहाशी की तरफ माशरे को ले जाना शुरू हुआ। अब वहाँ पे जो थिंक टैंक थे, जो लोग डिसीजन मेकर थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा माशरा चेंज हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने औरतों को वापस घरों में भिजवाने की बजाय उन्होंने सोचा कि हमें जो एडवांसमेंट हो रही है, जो तरक्की हो रही है, जो लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर ये बुराई फैल रही है तो इसकी खैर है, हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने औरतों को काम पे लगाया और उस जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उसको एब्जॉर्ब किया, बर्दाश्त किया और इस तरह से वो माशरा चेंज हो गया। अब ये जो चेंज आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, बिज़नेस बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट जहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर हुआ, वहाँ सप्लाई चेन के ऊपर भी हुआ। सप्लाई चेन उस वक्त सप्लाई चेन के नाम से तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो हर वो काम जो कि
डोमेस्टिक लेवल पे कुछ कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का हो रहा था। अगर मसलन जैसे ब्रेड बन रही है तो एक ही घर में एक छोटी सी अलमारी में उसने कुछ आटा रखा हुआ, मैदा रखा हुआ है, कुछ और इंग्रेडिएंट उसके रखे हुए हैं और वो अलमारी उसका स्टोर था। उसके बाद उसकी एक भट्टी थी, उसके ऊपर वो उसको प्रोसेस करता था, उसको ब्रेड बनाता था। फिर बाहर उसने एक शॉप खोली होगी तो उस शॉप के ऊपर वो सेल करता था। तो मतलब डेली जितनी ब्रेड बनती थी वो सेल हो जाती थी। फिर अगले दिन का रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर ब्रेड बनाएगा, फिर सेल कर देगा। तो ये इस तरह का प्रोसेस अभी भी अगर आप छोटे मोहल्लों में जाएं तो वहाँ पर हो रहा होता है कि लोग छोटी छोटी बेकरी में प्रोसेस करें। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ी, उनका स्टेटस बढ़ा, तो उनकी बाइंग पावर भी बढ़ गई, तो अब उनकी कंजम्पशन भी बढ़ गई। मतलब ब्रेड में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सब चीज़ों की जब डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई उन चीज़ों की। अब वो जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो छोटी छोटी प्रोडक्शन हुई थी, वो मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो गई, बड़ी इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई। तो जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी तो वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टोर थे वो बड़े स्टोर बन गए। जो पहले वो साइकिल पे जाकर डिलीवर करता था, उसको अब कुछ बड़ी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जैसे कि रेलवे के थ्रू कर दे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए। तो जैसे मैस प्रोडक्शन पे चीज़ें गई तो ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई कि जी स्टोर भी चाहिए, प्रोक्योरमेंट भी चाहिए, एडमिन भी चाहिए, एचआर भी चाहिए। तो जब ये चीज़ें चाहिए उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इनमें फिर काम होना शुरू हो गया कि अच्छा अगर स्टोर बनाना है तो हमने कितना बड़ा स्टोर चाहिए, कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, कौन लेबर होगा, कौन मैनेजर होगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें सप्लाई चेन के नाम से तो नहीं थी, लेकिन चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। स्टोर एग्जिस्ट कर रहा था, सोर्सिंग एग्जिस्ट कर रही थी, प्रोक्योरमेंट एग्जिस्ट कर रही थी। तो सब चीज़ें उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी और उनमें डेवलपमेंट हो रही थी, उनमें नए नए तरीके सोचे जा रहे थे कि अच्छा वो चीज़ें जो हम डेली कैश पे ले लेते थे, तो अगर हम इनको बल्क में लेंगे तो हमें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, हमें किस तरह से बेटर सोर्सिंग करनी चाहिए और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी उस वक्त। तो वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने कॉटेज इंडस्ट्री को मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया और सब किस्म की जो एक्टिविटी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थी, जो कॉर्पोरेट बिजनेस के रिलेटेड थी, उसको एकदम से बड़ा कर दिया। वो छोटे लेवल से बड़े लेवल पे ऊपर कन्वर्ट हो गई। और जब कोई भी चीज़ बड़े लेवल के ऊपर कन्वर्ट होती है तो उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक मज़दूर काम कर रहा है और मालिक है बैठा, तो वो मालिक उसको इजीली हैंडल कर लेगा और उसको बता देगा, उसको समझा देगा या उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जैसे उस मालिक को 500 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 500 लोगों को हैंडल करना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या मुसीबत आ गई है, इसके लिए एक मैनेजर रख लो जो इन लोगों को हैंडल करे, मैं कुछ और देखूँगा। तो अब जो बड़े हुए प्रॉब्लम्स थे उसके लिए लोगों को हायर किया गया कि हाँ भाई आएँ, आप अपनी एक्सपर्टी शेयर करें, कुछ सोल्यूशन ढूंढें इनके लिए, इनको किस तरह से रखना है, किस तरह से बिठाना है, किस तरह से काम लेना है। तो इस तरह की चीज़ें फिर प्लान होना शुरू हुई। फिर लोगों को सोर्सिंग, ट्रेनिंग और चीज़ें सब स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई। तो ये वो चेंजेस थी कि जैसे दुनिया चेंज हुई वैसे सप्लाई चेन भी चेंज हुई, हर चीज़ चेंज हुई। तो सप्लाई चेन पर भी उस चेंज का इम्पेक्ट आया। तो इस हिस्ट्री को हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।